यानी ये ईवीएम चोरी कर रहे हैं, यानी वोट की चोरी कर रहे हैं, या ना जनादेश की चोरी कर रहे हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई बयान नहीं इस पर है। अब मुझे तो लगता है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ईवीएम को चेक करोगे तो हो सकता है उसमें सारे वोट्स बीजेपी को, उस प्रत्याशी के हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कल परसों में मेरे ऊपर हमला हो जाए, हो सकता है मेरी हत्या करा दें। ये बीजेपी भाषण के अलावा कुछ करती ही नहीं है। उनका 3 ही काम है, भोजन, भजन और विश्राम। ये 3 के अलावा ये लोग नहीं कुछ करते। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले इनका परिचय करा देते हैं। ये हैं प्रबल प्रताप शाही, जो कि पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब इस वक्त ये किसान आंदोलन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आखिर क्या वजह रही है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, सबसे पहले आप यही बताइए कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी? देखो नदीम भाई, बीजेपी छोड़ने का जहाँ तक सवाल है, जब ये कानून का विरोध शुरू हुआ, कृषि कानूनों का, तब से हमारे मन में तमाम सवाल उठ गए और हमने इसको लेकर गोरखपुर में 13 दिसंबर को हमने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में, और हमने एज अ बीजेपी के, मैं महानगर संयोजक था, तो हमारी बात पर विचार न करते हुए दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपने स्टेटमेंट वापस ले लीजिए। तो हमने वापस लेने से इनकार कर दिया। तो ये कहा गया ठीक है, आप अपना देख लीजिए। तो अंतोगत्ता नहीं समझ में आया, तो फिर हमने जो है 9 जनवरी को आकर यहाँ पर अपना इस्तीफ़ा किसानों को दे दिया, और तब से हम 9 जनवरी से ही हैं। अच्छा, जब आप सामंतवादी सोच की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी में भी ऐसा है कि इसमें भी 2-3 लोग फैसला करते हैं? एकदम सही कह रहे हो आप। ये पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बोलते थे, और कहा जाता था कि पहले लोकतांत्रिक पार्टी थी, इसमें विचार होता था क्या, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती थी, बहसें होती थी। वो पिछले 4 वर्षों में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो मैंने देखा कहीं कोई बहस नहीं होती थी। सवाल उठाने वालों को आइसोलेट कर दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी वहाँ बड़ा परेशान है, बड़ा निराश है, लेकिन करे क्या, वो वहाँ से हट नहीं सकता। जाए तो जाए कहाँ, उसका हाल ये है। अगर उसको पूछोगे बैठा के, तो वो तमाम समस्याएं बताएगा अपनी, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ एक कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है इस पार्टी के अंदर। ऊपर से ऑर्डर आ जाता है और नीचे के लोगों को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसमें कोई सवाल नहीं पूछना है। जैसे बॉस इज ऑलवेज राइट एंड कंपनी इज नेवर रॉन्ग, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में हो गया, लीडर इज ऑलवेज राइट एंड पार्टी इज नेवर रॉन्ग। तो आप सुन रहे हैं, देखिए बीजेपी से आए हैं और वो सच्चाई बता रहे हैं जो बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि बीजेपी में लोकतंत्र है, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 लोग पार्टी चलाते हैं। खैर, ये पार्टी का मैटर था, वो आप चले आए, छोड़कर ख़त्म होता है। लेकिन राकेश टिकैत पर हमला होता है, राकेश टिकैत के ऊपर जो है बीजेपी के लोग हमला करते हैं, उसका वीडियो जो होता है, एविडेंस भी आता है। क्या नहीं लगता कि अब बीजेपी जो है आप लोगों से एक तरीके से हार रही है, तो अटैक कर रही है पीछे से? देखो, बीजेपी बौखला गई है इस समय। बौखला इन सेंस इस तरह गई है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ी चीज़ ये कर दी, वॉइस दे दी लोगों को। पहले ये आज से 7 महीने पहले, 6 महीने पहले कोई बोलता नहीं था बीजेपी की सरकार के खिलाफ या नीतियों के खिलाफ। जो बोलता था उसके पीछे पड़ जाती थी बीजेपी, लाठी डंडा लेके। ट्रोलर्स उनके ट्रोल करने लगते थे। ये पहला मौका है जब मैं देख रहा हूँ कि बैकफुट पे बीजेपी और उनकी आईटी टीम है। जैसे ही कुछ कहते हैं, विरोध शुरू हो जाता है, किसान आंदोलन बोलने लगता है। अब 40 किसान नेता हैं, अब वो क्या करें, तो ये सोच रहे हैं इन किसान नेताओं को डराया कैसे जाए, तो हमले करो उनके ऊपर, क्योंकि ये हार रहे हैं चुनाव। हारते नहीं, इसके पीछे देखो कि आसाम में क्या हुआ, ईवीएम पे सवाल उठता था, तो हम लोग भी सोचते थे यार ऐसे ही विपक्ष है, सवाल उठाता है। लेकिन कल परसों रात को जो आसाम में हुआ कि ईवीएम जो है वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वर्तमान विधायक और प्रत्याशी है, उसकी गाड़ी से जा रहा है। यानी ये ईवीएम चोरी कर रहे हैं, यानी वोट की चोरी कर रहे हैं, या ना जनादेश की चोरी कर रहे हैं। ये कितना बड़ा, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई बयान नहीं इस पर है।
अब मुझे तो लगता है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो घटक है मजबूती से काम करने वाला, वो इलेक्शन कमीशन है। वो कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो गई थी तो हमने लिफ्ट लिया था। नदीम भाई देखो, अब एक्सक्यूजेज आर द रीजन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। अब एक्सक्यूजेज देते रहो, कुछ भी पकड़ गई गाड़ी। अब ईवीएम को चेक करोगे तो हो सकता है उसमें सारे वोट्स बीजेपी को, उस प्रत्याशी के हो, ये भी तो हो सकता है। यानी जो सवाल उठाए जाते थे विपक्षी नेताओं के द्वारा कि गाड़ियां आती थी बीच बीच में, पिछले तमाम चुनाव में देखा गया कि बड़े ट्रक से ट्रक भरे हुए ईवीएम जाते थे, तो इसका अर्थ है कि वो ईवीएम्स बदले गए या ईवीएम ये भी बदलने जा रहा था। यानी ये बहुत बड़ी साजिश है और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। और अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अगर बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो इनको ईवीएम चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? सही कह रहे हो। इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की, वो ये पूरे नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने किसानों की आय दुगनी की बात की थी, वो उसमें फेल हैं ये। अब फेल हैं तो ये कॉर्पोरेट के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग शुरू कर दिया इन्होंने, कॉर्पोरेट के लिए कानून ला दिया। अब इस कानून से, कृषि कानून से किसानों की इनकम तो कहीं नहीं डबल होने वाली। इससे हाँ, अंबानी अडानी की इनकम तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले जाएगी, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ में। और ये क्या, ये कब्जा करना चाहते हैं, ये कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश की संपदा पर। किसका कब्जा करवाएंगे? अंबानी अडानी का। अंबानी अडानी का कब्जा हो जाएगा रेल पर, अंबानी अडानी का कब्जा होने वाला है पोर्ट पर, अंबानी अडानी का कब्जा है एयरपोर्ट पर। वो तो धीरे धीरे कब्जा तो हो ही रहा है और सबसे ज़्यादा कब्जा जो करने की कोशिश हो रही है वो पश्चिम बंगाल है। तो अब ये तो तय हो गया है ना कि जब ईवीएम मिल रहा है तो यही ममता को यहाँ से गेट आउट कर देंगे, चाहे ममता कितना हूँ चिल्लाती रहें। देखो, सिनेरियो बदला है और बंगाल ना, बंगाल जिसे कहते हैं बंगाल, वो भद्र लोगों का जगह है। वो कल्चरी बहुत रिच लोग हैं और वहाँ की सबसे बड़ी, उस संस्कृति के अंदर सबसे बड़ी चीज़, खूबी जानते हो क्या है? आज़ाद सोच। इसीलिए वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा होते हैं, वहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं, हाँ, वहाँ पर आपके रास बिहारी बोस हैं, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर चित्तरंजन दास है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो स्वतंत्र सोच के लोग थे और इन्होंने स्वतंत्रता, इक्वालिटी की बात की है। और स्वतंत्रता, इक्वालिटी की बात करने वाले लोग ऐसे लोगों के साथ तो नहीं जाएंगे कि जो लोग सबसे पहला काम आज़ाद ख्यालों को, आज़ाद लबों को तालाबंदी करें। वहाँ पे इसीलिए आप देख रहे होंगे नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चल रहा है। चला कौन रहा है? उस राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग चला रहे हैं, उस राज्य के नौजवान चला रहे हैं, उस राज्य की महिलाएं चला रही हैं, उस राज्य के दलित संगठन चला रहे हैं, उस राज्य के आदिवासी संगठन चला रहे हैं। लेकिन ईवीएम पर एक बात है कि ईवीएम, राहुल गांधी इससे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, ये नया नहीं है, किसी भी राज्य में चुनाव हो या किसी भी स्टेट में हो। लेकिन विपक्ष जो है इस पर कारगर उपाय नहीं करता है ना, ये तो माना जाएगा ना कि आपका विपक्ष कमज़ोर है। देखो क्या था कि पहले जो था ना, ये मीडिया जो था, मेन स्ट्रीम मीडिया, पहले क्या था कि ये जो लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। तो उस समय ही नहीं, लेकिन जब से किसान आंदोलन, इनकी जागृति बढ़ी है तो ईवीएम पे सवाल भी उठ रहे हैं, अब महंगाई पे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी बौखला क्यों जा रही है? बीजेपी बौखला इसलिए जा रही है, बीजेपी बौखला इसलिए रही है क्योंकि बीजेपी के सामने अब सवाल उठ रहे हैं महंगाई के, सवाल उठ रहे हैं बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के, रसोई गैस के। सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि जब राकेश टिकैत पे हमला होता है तो आप कहते हैं कि राकेश टिकैत पर बीजेपी के लोग हमला करते हैं। आप भी तो विधायक को जो है बीजेपी के विधायक पर हमला कर रहे हैं किसान। तो ये तो अब शांति का जो आंदोलन था, जो आंदोलन गांधी के रास्ते पर था, वो अब तो मारा मारी के ऊपर आ गया ना। नदीम भाई, किसान हमेशा शांति की बात करता है, वो बड़ा धैर्यवान होता है। यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ गाज़ीपुर बॉर्डर पे?
28 जनवरी को क्या क्या नहीं हुआ आपके सामने हुआ ना, आप भी थे यहाँ मौजूद कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने गुर्गों के साथ आए थे। फिर उसके बाद 29 को टीकरी और सिंगू पर हमला किया गया कि नहीं किया गया, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा। तो ये हमला कराना काम बीजेपी का और आरएसएस का है। किसान तो बड़ा शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातें कहने जा रहा है। वो डरा इसलिए रहे हैं कि पंचायतें हो रही हैं, किसान नेता पंचायतें ना करें, जागृति ना पैदा करें, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ अब कोई बोले नहीं। ईवीएम ये लूट लें, वोट की चोरी लूट लें, वोट की चोरी करें, कोई सवाल ना उठाए। ये बैंक बेच दें, ये रेल बेच दें, ये LIC बेच दें, ये 300 सारी सरकारी कंपनियों को बेच दें, कोई सवाल ना उठाए। और इस देश के दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित और पिछड़े आदिवासी को जो एक बुनियादी एक आरक्षण मिला था, वो एक सीढ़ी थी जो सरकारी कंपनियों में मिलती। उस सरकारी कंपनियों को बहुत ही तरीके से ये बेचकर निजीकरण, निजी कंपनियों के हाथों में देना चाहते हैं, जिससे आरक्षण रूपी जो एक सहायता है, जो आरक्षण रूपी एक सहायता तो मैं नहीं कहूँगा, एक सीढ़ी है, जिससे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है और मुख्य धारा में आ जाता है देश में। उसको मुख्य धारा से पीछे इनने का जो आरएसएस का प्लान है उसको करने जा रही है। हो सकता है कल परसों में मेरे ऊपर हमला हो जाए, हो सकता है मेरी हत्या करा दें। ये माना जाए कि बीजेपी सिर्फ भाषण देती है। बीजेपी भाषण के अलावा कुछ करती ही नहीं है। उनका 3 ही काम है, भोजन, भजन और विश्राम। ये 3 के अलावा ये लोग नहीं कुछ करते। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान, जिन्होंने बंगाल से लेकर किसान आंदोलन से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत तक तमाम सवालों का जवाब दिया। और ये वो महानुभव हैं जिन्होंने बीजेपी के अंदर की सच्चाई बताई है, जिस सच्चाई में एक दम है जो बताता है कि बीजेपी के कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया को ये हकीकत पता चल सके। यूं ही देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि हम ना इस पक्ष में रहते हैं ना उस पक्ष में रहते हैं, हम निष्पक्ष रहते हैं और हक की बात करते हैं, चाहे वो किसी के लिए हो। तो देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।